नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा एक बार फिर से आपका मेरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट हमारी क्लास में हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में डिस्कस किया था। कलेक्टिव वर्ड हैं उनके करेक्ट यूज़ के बारे में चर्चा की गई थी। आज की क्लास में हम उससे आगे और जो कलेक्टिव वर्ड्स हैं और उनके यूज़ और उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आने हैं, कैसे आएंगे, ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ कुछ कलेक्टिव वर्ड्स लिखता हूँ, फिर उनके यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे ए ट्रूप ऑफ लोइंज, a troop of loons, a troop of monkeys, फिर a team of horses, a train of donkeys, a train of donkeys, फिर इसके बाद में a pack of asses, a pack of nerves, a stud of donkey, a stud of ponies, a stud of donkeys। जैसे देखिए ये वर्ड्स लिखे हैं कलेक्टिव वर्ड। अब इनसे रिलेटेड पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे लोइंज का ग्रुप होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रुप। फिर जैसे मंकीज का जो ग्रुप होगा उसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रुप। हॉर्सेज के लिए टीम वर्ड यूज होता है। फिर डंकीज के लिए ट्रेन वर्ड यूज होता है। एसिस के लिए पैक वर्ड यूज होता है। फिर नेव्स के लिए पैक वर्ड यूज होता है। डंकीज के लिए स्टड वर्ड यूज किया जाता है। फिर पोनीज के लिए स्टड वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिए इधर हम बात करें कि इनसे रिलेटेड हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट और ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक तो ऐसे जितने भी हम कलेक्टिव वर्ड लिखेंगे, यानी कि कलेक्टिव फ्रेजेज की एक लिस्ट लिखेंगे या कलेक्टिव फ्रेजेज जो हैं हमारे, इनमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि ऑफ के बाद में जो वर्ड दिया हुआ है वह यदि काउंटेबल है, ध्यान से सुनिए, ऑफ के बाद जो वर्ड दिया हुआ है यदि वह काउंटेबल है तो वह हमेशा प्लूरल आएगा। वह हमेशा क्या होगा? प्लूरल। तो एक पॉइंट तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यही बन जाता है, इनके स्ट्रक्चर से क्या बन गया। देखिए आपको एक टास्क दिया गया, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनके बारे में सिर्फ मुझे ये बताइए, ये जो फ्रेजेस मैंने आपके सामने लिखे हैं इनके बारे में मान लीजिए ये सबके आपको याद भी हो गए सभी को, लेकिन एक बात बताइए कि इनसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यानी कि हम इन्हें किस तरीके से याद रखें। इन्हें याद रखना, इन्हें पढ़ लेना, इन्हें लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इन्हें पहली बात इन्हें याद कीजिए अच्छे से, इनके नोट्स बनाइए, फिर इसके बारे में ये डिस्कस कीजिए कि इनसे हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो मैं पहला पॉइंट बताता हूं, जहां पेपर सेटर के पास में क्या है, क्वेश्चन बनाने का एक मौका है, एक उसके पास प्लेस है, एक स्थान है जहां से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है।
वो ये है कि इन फ्रेजेज में सभी में एक रूल लागू होता है, और वो रूल ये है स्टूडेंट्स कि जब भी ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो वो नाउन हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन नहीं होगा। तो अब इस पॉइंट से देखिए हमें क्या पता चला कि अगर ऑफ के बाद जो वर्ड लिखा जाना है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और अगर प्लूरल ना हो तो वो क्या है, गलत। अब पेपर बनाने वाला जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वह क्या करता है कि इनमें से किसी भी एक फ्रेज का एक सेंटेंस में यूज किया गया जिसे वह आपके पेपर में बतौर क्वेश्चन प्रस्तुत करेगा या परोसेगा, और उसमें ऑफ के बाद में एक काउंटेबल नाउन था, वहां वो प्लूरल की जगह सिंगुलर नाउन दे देता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एक छोटा सा पॉइंट जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको याद रहेगा, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस प्रकार का फ्रेज कहीं आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन में, तो ये बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी कि मुझे ये देख लेना है कि ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ड है यह काउंटेबल है क्या, और काउंटेबल है तो इसकी शर्त है कि ये प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल नहीं है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हम बार बार, मैं आपसे ये क्यों कहता हूं एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आ चुका है, या फिर ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो एक बात सुनिए, छोटी सी एक एक्सपीरियंस है। एक मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, दुश्मन है, आपका एनिमी है, वो एनिमी जो है आपका, वो आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है। अगर आप उस षड्यंत्र के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते हैं, यानी उसके बारे में पहले से सोचते हैं कि मेरा ये शत्रु है, मेरे खिलाफ ये साजिश कर सकता है, ये षड्यंत्र रच सकता है, मुझे हानि पहुंचाने के लिए ये इस हद तक के कार्य कर सकता है, अगर ये आप पहले सोच लेते हैं और पहले सोचने के बाद ये तय कर लेते हैं कि मुझे ये कमी या ये इस प्रकार के अवसर अगले को नहीं देने हैं ताकि अगला मुझे नुकसान पहुंचा सके, तो अगले के यानी कि आपके दुश्मन के सारे जो यंत्र तंत्र या फिर संयंत्र या आपके खिलाफ जो साजिश होने वाली थी वो सारी फेल हो जाएंगी और आप उससे युद्ध जीत जाएंगे। परीक्षा देना, उसे पास करना एक युद्ध जीतने के समान ही है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा देना, परीक्षा पास करना, नौकरी लगना, यह भी एक युद्ध जीतने के समान ही है। और इस युद्ध को आप तभी जीत सकते हैं जब आप जो पेपर बनाने वाला है यानी कि पेपर सेटर है उसे एज ए अपने दुश्मन के बतौर देखें और ये सोचें कि वो मुझे क्या पूछेगा। उन पॉइंट्स को आप अपनी डायरी में, आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, लिख लें, और जब भी आप किसी क्वेश्चन को, जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ें और वो पॉइंट यदि आपको वहां मिले तो आप उनको एनालिसिस करें कि यहां पर ये रूल लागू हो रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन होगा तो वो निश्चित तौर पे प्लूरल होगा, सिंगुलर देते ही वह पार्ट कॉमन ईरर का पोर्शन बन जाएगा। अब देखिए जैसे ए ट्रूप ऑफ लोइन की जगह अगर यहां पे लिखा जाए ए ट्रूप ऑफ लोइन, तो ये जो पोर्शन है, ये फ्रेज जो है वो गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल जब हम किसी कलेक्टिव फ्रेज की लिस्ट लिखते हैं तो ऑफ के बाद जो फ्रेज या जो वर्ड यूज किया जाना है यदि वह काउंटेबल फॉर्म में होगा तो वो निश्चित तौर पे क्या होगा, प्लूरल। एक पॉइंट, इसके बाद में सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कलेक्टिव फ्रेज को यदि सेंटेंस के बतौर सब्जेक्ट प्रस्तुत किया जाता है या बतौर सब्जेक्ट उसको यूज किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि उसके साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, यानी कि उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की होगी, प्लूरल नंबर की नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेड वी कैन टेक ए फ्रेज ए ट्रूप ऑफ लोइन्स इफ is used as a sentence subject,
then we use in this sentence a singular verb, a verb which is singular in a number. Second, a troop of, second phrase है आपका a troop of monkeys. अब इसमें देखिए, अगर हम a troop of monkey लिख देते हैं तो ये फ्रेज गलत है. फिर देखिए, a team of horse लिख दिया तो गलत. फिर जैसे a train of donkeys लिख दिया तो सही है, लेकिन a train of donkey लिख दिया तो क्या है, गलत है. तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन कलेक्टिव फ्रेजेज की लिस्ट में हमें ओप के बाद हमेशा जब काउंटेबल नाउन हो तो उसे प्लूरल फॉर्म में यूज करना है. तो एक तो आपके जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है उसके पास ये ऑप्शन है आपसे क्वेश्चन पूछने का. दूसरा कि जब इन्हें हम एज ए सब्जेक्ट बतौर सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी. प्लूरल वर्ब यूज करके आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एक कलेक्टिव वर्ड है वो किसी पार्टिकुलर एनिमल या किसी डेफिनेट एनिमल, डेफिनेट वर्ड, डेफिनेट पर्सन और डेफिनेट थिंग के ग्रुप को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे लोइंज के ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उनके बारे में बोलने के लिए ट्रुप शब्द का प्रयोग किया जाता है. अब यहां ट्रुप की जगह किसी और वर्ड का, सपोज कीजिए टीम का, ट्रेन का, पैक का, स्टड का या फ्लीट का, फ्लाइट का, ग्रुप का, गैंग का या फिर हर्ड का, पैक का, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर दे तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा. तो तीनों पॉइंट डिस्कस होने के बाद आपके पास एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकल के सामने आया होगा स्टूडेंट्स. वो ये था कि हमें 3 पॉइंट देखने हैं जब भी हमें किसी क्वेश्चन में कलेक्टिव फ्रेजेस मिल जाएं. पहला पॉइंट, ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल है या नहीं. सेकंड, यदि ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी. थर्ड, कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है यानी कि पर्सन, थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स का, उसके ग्रुप को डिनोट करने के लिए जो हमने एक कलेक्टिव वर्ड यूज किया है वह कलेक्टिव वर्ड अप्रोप्रिएट है क्या, यानी सही है या गलत. अप्रोप्रिएट उचित है या गलत है. ये 3 पॉइंट हमें देखने हैं. अगर आप इस लिस्ट में ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ जाते हैं तो यहां से बनने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप इजी गोइंग दे पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो देखिए, डिस्कस करते हैं. हॉर्सेज के लिए यानी हॉर्स के ग्रुप के लिए एक कलेक्टिव वर्ड जो यूज होगा वो होगा टीम. फिर डंकीज के लिए एक कलेक्टिव वर्ड यूज होगा वो होगा ट्रेन. फिर एसिज के लिए जो कलेक्टिव वर्ड यूज होगा वो होगा पैक. फिर नेव्स के लिए जो कलेक्टिव वर्ड यूज होगा वो होगा पैक. फिर डंकीज के लिए जो कलेक्टिव वर्ड यूज हो सकता है वह है स्टड. फिर पोनीज के लिए जो कलेक्टिव वर्ड यूज होगा वो है स्टड. अब इसके बाद में देखिए, ये सारे गलत हैं क्योंकि हमने यहां ओप के बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया. तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसके बाद में देखिए और लिस्ट बताता हूं. जैसे ए स्वाम ऑफ बीज, ए स्वाम ऑफ एंट्स, ए स्वाम ऑफ फ्लाइज. अब देखिए, बीज, एंट्स और फ्लाइज, इनके ग्रुप को बताने के लिए जो कलेक्टिव वर्ड तय किया गया है यानी कि अप्रोप्रिएट जो कलेक्टिव वर्ड है वो है स्वाम. अब अगर हम इसकी जगह कोई दूसरा कलेक्टिव वर्ड यूज करेंगे जो अप्रोप्रिएट नहीं है किनके साथ में, बीज, एंट्स और फ्लाइज के साथ में,
तो ये कलेक्टिव वर्ड से रिलेटेड एरर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद जैसे डिस्कस करें ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ए लिटर ऑफ पपीज, ए लिटर ऑफ पपीज। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ए लिटर ऑफ किटन्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे और वर्ड लिखते हैं, ए वोली ऑफ स्टोन्स, ए वोली ऑफ एरोज, ए वोली ऑफ मिसाइल्स। फिर इसके बाद में जैसे ए हीप ऑफ सैंड, ए हीप ऑफ स्टोन्स। फिर ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अब देखिए स्टार्स जो हैं यानी तारे, इनके ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम क्लस्टर और गैलेक्सी कलेक्टिव वर्ड को प्रयोग करते हैं। अब यहां पर यानी कि स्टार्स के ग्रुप को बताने के लिए क्लस्टर और गैलेक्सी के अलावा यदि कोई दूसरा कलेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे और डिस्कस करें, मान लीजिए तो जैसे देखिए हमने लिखा जैसे ए गैंग ऑफ रोबर्स, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए गैंग ऑफ नोमैड्स। अब यहां देखिए गैंग ऑफ रोबर्स, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ नोमैड्स। अब यदि रोबर्स, थीव्स और नोमैड्स अगर इनके ग्रुप यानी इनके लिए कलेक्टिव वर्ड की जरूरत होती है तो वो यूज करते हैं हम गैंग। अब इनके साथ में किसी अन्य कलेक्टिव वर्ड का यूज करके हमसे क्या पूछ सकता है, एरर। एक ये जो ऑफ के बाद में वर्ड आ रहा है ये प्लूरल है, अगर यहां पे हम क्या कर दें यूज सिंगुलर वर्ड तो ये दूसरा पॉइंट होगा क्वेश्चन पूछने का। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब इन्हें सब्जेक्ट के बतौर यूज किया जाए तो इनके साथ में वर्ब आती है सिंगुलर। फिर इसके बाद में देखिए जैसे ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए शोल ऑफ herrings, a shoal of fishes, फिर a herd of cattle, a herd of swine, a herd of deer। अब यहां पे देखिए कि हमने लिखा फ्लीट, शिप्स के साथ में कलेक्टिव वर्ड फिक्स है फ्लीट। अब यहां फ्लीट की जगह फ्लाइट, हीप, ग्रुप, ट्रुप कुछ भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। ए शोल ऑफ हैरिंग तो शोल ऑफ हैरिंग्स या फिशेज, तो इनके साथ में क्या आएगा, शोल वर्ड आएगा। अब इस शोल वर्ड की जगह, कलेक्टिव वर्ड की जगह किसी दूसरे कलेक्टिव वर्ड को यूज करते ही क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ स्वाइन, ए हर्ड ऑफ डियर,
याद रखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, कैटल, स्वाइन, डियर, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में सेम फॉर्म रखते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में, इनकी स्पेलिंग में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। कौन कौन से वर्ड में? कैटल, स्वाइन और डियर, ये सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज होते हैं और प्लूरल में भी इनकी स्पेलिंग, इनका फॉर्म, इनका स्ट्रक्चर सेम रहता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे कैटल की जगह यदि मैं कर देता हूं कैटल्स तो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं कर देता हूं स्वाइन्स तो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर मैं कर देता हूं डियर्स तो यहां क्या बन जाएगा? क्वेश्चन। क्योंकि ये सारे शब्द क्या हैं? गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि कैटल, स्वाइन और डियर, आप सबको ध्यान से सुन लेना है, ये तीनों एक ऐसे वर्ड हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म बिल्कुल कॉमन होती है, यानी कि जब हमें इन्हें सिंगुलर में लिखना है तो भी इनकी स्पेलिंग यही रहेगी और जब हम इनको प्लूरल में लिखें तो भी इनकी स्पेलिंग यही रहेगी, यानी इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। अब 3 पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए वो क्या थे? तीनों पॉइंट एक बार मैं फिर से बता देता हूं और ध्यान रखिए कि एग्जाम में आपका जो पेपर सेट कर रहा है वो आपका शत्रु या एनिमी है और उसके बारे में आपको इतना सोचना है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, अच्छे से इसका रिवीजन कर लिया, राइट डाउन कर लिया, नोट्स बना लिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये डिस्कस करना, ये जानना या इसका गहराई से अध्ययन करना या इसके बारे में सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम पास करना युद्ध जीतने जितना ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम युद्ध से कम नहीं है। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए, कलेक्टिव फ्रेजेस में ओप के बाद काउंटेबल वर्ड हमेशा प्लूरल होगा। इसका मतलब ये तो हो गया रूल। अब अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या सिंगुलर का यूज करके क्वेश्चन बना दिया जाएगा। जैसे will you see a herd of ponies? Will you see a herd of ponies tomorrow? अब यहां देखिए, ये सेंटेंस लिखा है, एक छोटा सा सेंटेंस है, यहां ध्यान दीजिए, ए हर्ड ऑफ पोनीज, जबकि पोनीज के ग्रुप यानी खच्चर जो हैं उनके ग्रुप को बताने के लिए जो कलेक्टिव वर्ड फिक्स है, अप्रोप्रिएट कलेक्टिव वर्ड है, वो है स्टड। अब यूज क्या किया गया यहां? हर्ड। तो इस प्रकार से एरर हो सकती है। दूसरा, अगर यहां पोनीज की जगह सिर्फ पोनी लिखा होता, जैसे आई saw a big troop of donkey। अब यहां देखिए, I saw a big troop of donkey, तो यहां पे देखिए डंकी जो वर्ड है ये गलत है, ठीक है, क्या होना चाहिए था? डंकीज। एक बात। दूसरा, यहां डंकी के लिए क्या शब्द आना चाहिए था? ट्रेन। यानी एक पॉइंट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ना देके सिंगुलर नाउन देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, किसी पार्टिकुलर एनिमल, किसी पार्टिकुलर बर्ड और किसी पार्टिकुलर पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन या थिंग्स के लिए एक फिक्स कलेक्टिव वर्ड है, उस कलेक्टिव वर्ड को छोड़ करके दूसरे कलेक्टिव वर्ड को यूज करके क्या पूछ ले? एरर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि ऑफ
पहला पॉइंट था ओप के बाद सिंगुलर नाउन देके एरर पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट है कलेक्टिव वर्ड को चेंज करके, या इसको कह सकते हैं रॉन्ग कलेक्टिव वर्ड देकर, रॉन्ग कलेक्टिव वर्ड देकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ए ट्रेन ऑफ हॉर्सेज, ए ट्रेन ऑफ हॉर्सेज, ठीक है, ए ट्रेन ऑफ हॉर्सेज। तो अब यहां आगे और लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे पोर्शन बना देंगे। अब यहां देखिए हॉर्सेज के साथ में क्या वर्ड नहीं आता है, ट्रेन। तो ये रॉन्ग कलेक्टिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, रॉन्ग कलेक्टिव वर्ड। हॉर्सेज यानी बहुत सारे घोड़ों के समूह को बताने के लिए किसका प्रयोग नहीं होता है, ट्रेन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ये डंकी वर्ड के लिए यूज होता है, या डंकी गधों का समूह बताना हो तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या, कलेक्टिव फ्रेजेस, कलेक्टिव फ्रेजेस सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ब आती, सिंगुलर वर्ब आती। ठीक है, रॉन्ग वर्ब या रॉन्ग प्लूरल वर्ब दे करके, रॉन्ग वर्ब या प्लूरल वर्ब देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दिस बॉय, सॉरी, a herd of cattle are grazing। ठीक है, आगे अब लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए पॉइंट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ए कलेक्टिव फ्रेज, ए हर्ड ऑफ कैटल। नियम के अनुसार ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहां पे वर्ब यूज की गई, ये वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है। तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब नहीं दी गई, बल्कि क्या दे दिया, प्लूरल वर्ब। तो ये गलत है, यहां पे क्या आना चाहिए था, इज। इन तीन तरीकों से आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने रिपीट करता हूं, फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वर्ड्स जो हैं कलेक्टिव वर्ड, और इनकी लिस्ट याद रखना आपके लिए जरूरी है। आप इन्हें याद कीजिए, इनका एक ग्रुप बनाइए और इनको अच्छे राइट डाउन कीजिए। फिर इनसे संबंधित 3 पॉइंट कि ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, सिंगुलर देके क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना ही जरूरी है कि यदि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हों तो सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब देके क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रॉन्ग कलेक्टिव वर्ड का सिलेक्शन करके या रॉन्ग कलेक्टिव वर्ड दे करके हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।